हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम ये देख लेते हैं। हरिजन उद्धार यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, श्वेत पत्र, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हरिजन यात्रा जो 1933 में शुरू हुई थी, गांधी जी ने पूना समझौते के बाद अपना पूरा ध्यान हरिजनों के उद्धार में लगा दिया था। पूना समझौता कब हुआ था याद रखिएगा, 26 सितंबर 1932 को। इसको हमने पिछली क्लास यानी कल पढ़ाया था। यदि आपने वाली क्लास नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ से उस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की और 29 जुलाई 1934 तक वे देश भर में पैदल, बैलगाड़ी, ट्रेन आदि से भ्रमण करते रहे और छुआछूत के विरुद्ध जबरदस्त प्रचार करते रहे। उसके उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करते रहे। तो ये गांधी जी का लगभग 10 महीने की यात्रा थी। ठीक है, हरिजन यात्रा। इसमें गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए 8 लाख रुपए का फंड भी एकत्रित किया था। ठीक है, और गांधी जी ने ही दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं श्वेत पत्र की, जो मार्च 1933 में आया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार और एक नए संविधान के निर्माण की बात कही गई थी। लेकिन इसके कई और प्रस्ताव थे जो भारतीयों के लिए मान्य नहीं थे, उनके प्रतिगामी थे। इसमें गवर्नर जनरल के अधिकारों की वृद्धि की बात कही गई थी। अतः भारतीय नेताओं ने इसे दूसरा रॉलेट एक्ट कहकर इसका विरोध किया, परंतु सरकार ने जबरदस्ती लॉर्ड लिनथिंगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें ब्रिटिश सांसद भारतीय नरेश, अन्य प्रांतों के प्रतिनिधि को रखा गया था और इसी समिति की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1935 बाद में पारित हुआ था। ठीक है। बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव ने बम्बई में 1934 में की थी, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की एक पुस्तक है समाजवाद ही क्यों, काफ़ी प्रसिद्ध है और परीक्षाएं पूछी भी जाती, तो याद रखिएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में कौन कौन से अन्य सदस्य शामिल थे, तो अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, NG गोरी और SM जोशी जैसे बड़े नेता शामिल थे। इस पार्टी को सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी नैतिक समर्थन दिया था। ठीक है। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम की और प्रांतीय चुनाव की, जो 1937 में हुए थे। भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही ऐसी व्यवस्था की गई थी कि चुनाव द्वारा भारतीयों को प्रांतों में शासन प्रबंध का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसी कारण 1937 में चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव भारत में टोटल 11 प्रांतों में होते हैं और सीटें कितनी होती है, 1585 होती हैं, याद रखिएगा। चूँकि चुनाव होने थे तो विभिन्न पार्टियां इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन सी पार्टी शामिल होती हैं? डॉक्टर अंबेडकर राव की बम्बई से इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी, अफसरा हुसैन की पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और सिंध में अब्दुल्ला हारल की स्वतंत्र दल, इन सब दलों की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। साथ में कांग्रेस तो इलेक्शन लड़ ही रही थी और मुस्लिम लीग भी लड़ रही थी। ये पार्टियां लोकल थी, अलग अलग प्रांत में ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। ठीक है। कांग्रेस को चुनाव में बड़ी सफलता मिली। उसे कुल 1585 में 711 सीटों पर विजयश्री मिली। 5 प्रांतों में मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला और बम्बई में भी 175 में से 86 सीट प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो टोटल 6 जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, 6 प्रांतों में। ठीक है। 11 में इलेक्शन ही हुआ था, जिसमें 6 में कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुई थी। ठीक है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था पीला बक्सा। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग के गठबंधन से सरकार बनी थी और पंजाब में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी थी। मुस्लिम लीग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पंजाब में 84 सीटें इनके लिए आरक्षित थी, लेकिन इनको केवल 2 पर ही सफलता मिली थी और सिंध में 33 सीटों में मात्र 3 सीटों पर ही सफलता मिली थी। ठीक है। कांग्रेस ने इस अपने कार्यकाल में काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल की थी, जैसे काकोरी संयंत्र के जो लोग थे जिसमें फंसाए गए थे उन व्यक्तियों को रिहा करवाया था। पुलिस के अधिकार को कम करने के लिए, जब्त हथियार वापस करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था और लोगों को हथियार मिले भी थे वापस। साथ में जो लगान की राशि थी 12.5%, उसको कम करके इन्होंने 6% करा दिया था और अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, नशाबंदी लागू कराई, शिक्षा के सभी स्तर और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी शुरुआत की। लेकिन चूँकि ये
साम्राज्यवाद से टकराव वाली राजनीति थी, उनके सहयोग की नहीं थी, इसीलिए इसका जीवन काल कह सकते हैं बहुत बड़ा नहीं था। इसी बात का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है कि एक बात का हमेशा एहसास बना रहता था कि संकट कभी भी पैदा हो सकता है, यह संकट परिस्थितियों में ही अंतर्निहित था, यानी कि परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कांग्रेस की समय सीमा उस समय जो शासन की थी बहुत लंबी नहीं थी। ठीक है, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश ने जर्मनी सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वायसराय ने बिना भारतीयों से परामर्श लिए भारत को भी युद्ध में घसीट लिया। कांग्रेस ने घोषणा की कि युद्ध बाद भारत सरकार भारत को स्वतंत्र कर देगी और सहायता करने पर विचार करेगी, तभी वह सहायता करने पर विचार करेगी, परंतु वायसराय लिनथिनगो ने आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस की कोई जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। ठीक है, और बोला भी क्या कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे। ठीक है, तो अक्टूबर और नवंबर में कांग्रेस कार्य समिति के आदेश पर 6 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और इसी बात पर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, यानी कि अच्छा हुआ आपने शासन छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और वायसराय भारत के लॉर्ड लिनथिनगो थे। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के सहयोग के बदले भारतीय स्वशासन की मांग पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, परंतु युद्ध के दौरान हुई घटनाएं और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के ढह जाने के कारण सरकार को भारत के समर्थन की आवश्यकता थी। अतः वायसराय लॉर्ड लिनथिनगो ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। चूंकि अगस्त में आया था इसीलिए इसका नाम भी अगस्त प्रस्ताव पड़ गया। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रावधान इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, खासकर प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित करना है। दूसरा इसमें था कि युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान निर्माती परिषद का गठन होगा जिसमें भारतीय प्रतिनिधि होंगे या युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। सरकार जनता से अपील करेगी कि वह युद्ध में सहायता करे, कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहते हुए स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया क्योंकि इसमें कहीं पर भी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें भारत विभाजन की बात नहीं थी, उनके लिए अलग से एक राष्ट्र की बात नहीं की गई थी। अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी कील की तरह बताया था। ठीक है, तो ये है अगस्त प्रस्ताव और ये है आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद हम कल की क्लास में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जो पाकिस्तान की अलग से मांग की क्या पृष्ठभूमि थी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।